बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पतंग और तारीख़ पतंग के मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस किताब में राइटर इस जगह पर लिखता है जो कि टॉपिक है दागा और डोर। दागा पतंगबाजी का एक अहम जुज़्व है क्योंकि दागे से डोर बनाई जाती है और डोर से पतंग उड़ाई जाती है। पतंगबाज सबसे पहले दागे की जांच पड़ताल करता है कि किस किस्म का दागा इस्तेमाल किया जाए। इस दागे की बहुत सी किस्में हैं और इसके मुख्तलिफ़ नंबर्स हैं। दागे की पहचान इन नंबरों से ही की जाती है। पुराने उस्तादों और मौजूदा उस्तादों की अपनी अपनी राय है कि कुछ लोग बारीक डोर पर पतंग उड़ाना पसंद करते हैं और कुछ मोटी डोर पर। इसका मुकम्मल इन्हिसार हवा के दबाव पर होता है। दागों के चूँकि मुख्तलिफ़ नंबर्स होते हैं, इसी वजह से वो पहचाने जाते हैं। मुख्तलिफ़ नंबरों के दागे ज़्यादातर पहले वक्तों में बरतानिया से ही इंपोर्ट किए जाते थे और इनमें मशहूर दागे मुख्तलिफ़ कंपनियों के होते थे, मसलन हिको, थ्री मीनार, पोलो मार्का, पेप्स, ओक्सले और बियर वगैरह। ये तमाम इंग्लिश दागे ब्रिटिश कंपनियों के होते थे जो कि पतंगबाजों के ज़ेरे इस्तेमाल होते थे। जर्मन का हिरन मार्का और हाथी मार्का दागा तो बहुत मशहूर था क्योंकि ये बहुत मज़बूत होता था। सबसे बारीक दागा 100 नंबर मार्का होता था। 30 नंबर संगल और 36 नंबर सुपर वो डोर और दागे जो कि पतंगबाजों के ज़ेरे इस्तेमाल होते हैं और जिस से पतंग उड़ाई जाती है वो हवा के ज़ोर और दबाव के पेश नज़र मुख्तलिफ़ नंबरों और किस्मों के होते हैं जो कि हल्की और तेज़ हवा के तहत इस्तेमाल किए जाते हैं। डोर की बहुत सी किस्में हैं जिनके नंबर्स ये हैं 80, 70, 60, 50, 35, 30, 24, 18, 12, 8, 7, 5, 3, 2, 1, 0 और 100 नंबर। कच्चे दागे, कुछ दागे सीधे और कुछ उल्टे वटों वाले होते हैं। मोटे दागे जो तेज़ हवा में इस्तेमाल होते हैं 0, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 25, 35, 40। बारीक दागे 5, 7, 11, 18, 24, 30, 70, 80 और 100। सबसे ज़्यादा 50 गोरे वाला और फिर 100 नंबर वाला दागा इस्तेमाल होता है। पतंगबाजों के नज़दीक इंडियन दागा नंबर 5 बहुत अच्छा है। सात पांडा सबसे महंगा और अच्छा दागा है। आजकल के मशहूर दागे 2 रीच, 5 रीच, 5 टिकट, 12 मोहरा, 8 चेन। 3 मीनार मार्का, टिकट मार्का, हाथी मार्का, नंबर 2 मार्का और 60 गोरे। इंडिया और पाकिस्तान के दीगर दागे हिरन मार्का, पांडा, 50 गोरे और 60 गोरे भी मशहूर दागे हैं। एक तलवार मार्का दागा भी था जो कि जापानी दागा था। वो आसानी से गर्दन भी काट देता था जिस पर पाबंदी लगा दी गई थी। पतंग चूँकि दागे पर नहीं बल्कि डोर पर उड़ाई जाती थी, इसलिए डोर बनाने का तरीका बहुत आसान था। लकड़ी के 2 गोल गोल पोल जिनकी लंबाई 8 फुट होती काट कर ज़मीन में गाड़ दिए जाते थे। इनका दरमियानी फासला तकरीबन 50 गज़ होता था और इन दोनों सतूनों में सुराख होते थे। बराबर बराबर फासले पर छोटी छोटी लकड़ी की किलियाँ लगा देते थे जिन पर दागा लपेटा जाता और कच्चे दागे को एक पोल से दूसरे पोल तक लपेट देते थे। इस तरह हर दागे के दरमियान फासला होता था और फिर इस दागे पर माजा लगा दिया जाता था और जब माजा और धूप से सूख जाता था तो डोर तैयार हो जाती थी जिसको पिन्ने की शक्ल में लपेट लेते थे। आजकल तो चरखी इस्तेमाल होती है मगर हमारे वक्तों में चूँकि पिन्ना लपेटा जाता था तो ये बहुत जान जोखों का काम था और इसमें बड़ी महारत की ज़रूरत होती थी। ये पिन्ने मुख्तलिफ़ साइज़ के होते थे जिनको दर्जन, 12 गोट, आधी दर्जन 6 गोट, 4 गोट, 2 गोट वगैरह के नाम से पुकारते थे। डोर के लिए मांझा बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट समझा जाता है जिसमें बहुत महारत की ज़रूरत होती थी।
पहले वक्तों में टूटे हुए शीशों को लेकर बारीक पीसते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें मिलाते थे ताकि डोर तेज़ और मज़बूत हो। आजकल तो अजीबोगरीब चीज़ें निकल आई हैं। डोर लगाने वाले तो अब केमिकल भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से हाथ पर लगा ज़ख्म मुश्किल से ही ठीक होता है। पहले पतंगबाजों के हाथ और उंगलियां ज़ख्मी होती थी तो वो गर्म पानी से धोकर तेल लगा लेते थे, मगर आजकल केमिकल के इस्तेमाल की वजह से ज़ख्म होने की सूरत में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। पतंगबाज केमिकल की डोर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये पतंगबाजी के असूलों के ख़िलाफ़ है। मगर आम लोग इस डोर को इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर ये बच्चों में बहुत मशहूर है क्योंकि इस डोर की गुड्डी जल्दी नहीं कटती। डोर पर मांझा लगाने वाला अमूमन 2-3 घंटे लेता है और दोनों पोलों के दरमियान कितने ही चक्कर काटने पड़ते थे। वो धागे को अलग अलग अपनी उंगलियों पर बंदी पट्टियों में रखता और इसी हाथ में मांझा भी रखता और डोर पर लगाता था, जिस तरह कोई बंद मुट्ठी से मालिश कर रहा हो। ये बड़ी जान जोखों का काम था। डोर लगाने वाला एक दिन में तकरीबन 18 मील पैदल चलता था। दोनों पोलों का फासला 50 गज़ होता था और इसको तकरीबन 50 मरतबा चक्कर लगाने पड़ते थे, तो तब जाकर 2.5 गोट 1000 गज़ की चरही तैयार होती है। चूँकि डोर लगाना भी एक बहुत बड़ा फ़न था, इसी वजह से चंद अड्डे और उस्ताद बहुत मशहूर थे और शहर लाहौर के इर्द गिर्द तो बहुत से अड्डे बने हुए थे और अब बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो ये थी आज की कहानी और मैं आपको ये बात वाज़ह करता चलूँगी, ये जो डोरों के नंबर आपको इसने राइटर ने इस बुक में लिखे हैं, ये आज से 40 साल से लेकर 70 साल पहले तक ये नंबर यूज़ होते थे। इनमें से अब तकरीबन कोई भी नंबर इस ज़माने में ज़ेर इस्तेमाल नहीं है और ना ही ये बनता है। ये बहुत बारीक धागे होते थे और ये जो यंग जनरेशन के पतंगबाज हैं वो इन धागों से पतंग उड़ाना तो दूर की बात, तनावे तक भी नहीं डाल सकते, जिसमें कि 100 नंबर डोर काबिल ज़िक्र है। 100 नंबर डोर की मोटाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक इंसानी सर के बाल से ज़्यादा मोटाई में नहीं होता धागा और इंतहाई नाजुक होता है और इसके साथ पतंग उड़ाने वाला इंतहाई माहिर और ट्रेंड पतंगबाज ही इसको संभाल सकता था, वरना आप इसको डोर छोड़ने में ज़रा सा कमी बेशी करेंगे तो आपकी पतंग फ़ौरन टूट जाएगी। और इसके लिए एक मखसूस वज़न की और मखसूस टाइप की पतंग बनाई जाती थी जो कि बहुत हल्की हवा में उड़ती थी और उसको बनाते हुए ये बात मद्देनज़र रखी जाती थी कि इतनी हल्की हवा में भी उस पतंग के अंदर हवा भरे और वो आसानी से आसमान पे खड़ी हो सके। तो ये एक इंतहाई कारीगरी का काम था जो कि अब बिल्कुल नापैद हो चुका है। अगर उस लेवल की पतंग आज बनाई जाए तो सारे दिन में सिर्फ 4 पतंगें ही बन सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने ये आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे ये चीज़ शेयर की है इस बुक में से। इंशाअल्लाह ताला किसी नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। आप इसको शेयर भी करें, पढ़ें भी और दोस्तों को लाजमी भेजें और सब्सक्राइब लाजमी दोस्तों से भी करवाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।